हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के लिए ये जो टाइटन सीरीज है ना बहुत बिंदास जारी होगी भाई। आपके बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, हम बहुत तेजी के साथ बहुत जल्दी जल्दी हम अपने चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अपनी रिवीजन को भी कवर कर पा रहे होंगे। अब कोई ऐसा बैकलॉग या ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी होगी जिसके लिए ये लग रहा हो कि सर मतलब अभी भी हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और हमने अभी भी स्टार्ट नहीं किया। तो दोस्तों स्टार्ट कर लो, अगर नहीं किया तो ज्यादा नहीं हुए, 7 लेक्चर्स हुए हैं सोशल स्टडीज के। बहुत इजी, बहुत आसान है सोशल स्टडी ना। मतलब सिर्फ यहां पे थ्योरी है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप एग्जाम में जाएंगे ना तो आप इसके ऊपर कहानियां बना बना के भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि टीचर को मतलब ये कि मतलब टू द पॉइंट वो सारी चीजें जो बुक में लिखी एज इट इज वैसा लिखना है, वैसा नहीं होता है। चीजें अपने आप से बना के भी लिख सकते हैं। इसके लिए अब क्या करना है, चीजों को माइंड में आइडिया होना चाहिए और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बस 2 ही बातें और बाकी कुछ भी नहीं। तो आज हम एक ऐसा बेहतरीन चैप्टर करने वाले हैं, नाम है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे करेंगे, अरे कैसे करेंगे क्या मतलब, वही करेंगे भाई साहब, वही वन शॉट हमारा लेक्चर जो वो होने वाला है। तो धीरे धीरे से स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, जो हमारी अर्थ है आप सभी जानते हैं और प्लैनेट्स की तरह है, सोलर सिस्टम का पार्ट है, सन के आसपास घूमती है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों बनाया सर ने, क्योंकि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, एक तरफ से थोड़ा ज्यादा खिंचा हुआ और एक तरफ से कम खिंचा हुआ। तो अर्थ जो है बच्चे वो ऐसे ही रोटेट कर रही होती है। कमेंट में आपके लिए एक डाउट है, इलिप्टिकल में आप जानते हैं पेरीहिलियन एपीहिलियन होता है, वो टाइम पीरियड कौन सा है? क्या ए सेक्शन एपीहिलियन है या बी सेक्शन एपीहिलियन होता है, ये आप बता सकते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, एंड इट आल्सो और रोटेट ऑन इट एक्सिस। सूरज के आसपास तो घूम ही रही है, साथ अपने आसपास भी घूम रही है। आप देख पा रहे होंगे मैं अपने पर भी घूम रहा हूं और मैं एक दायरे पर भी घूमते जा रहा हूं, मैं अपने पर भी घूम रहा हूं और मैं दायरे पर भी घूम रहा हूं। दिस इज काम जो अर्थ का। भाई साहब मेरे को चक्कर आ गया, 1 मिनट के लिए मैं आंखें बंद कर रहा हूं ताकि मेरे को ऐसा खड़े होकर तुम्हारा कमरा ना घूम जाए। समझ रहे ना, स्टाइल होता है, ऐसा स्टाइल करते हैं। तो अर्थ अपने पर भी घूम रही है और सूरज के पीछे भी घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम घूम के चल रही है। सो दीज टू मोशन जो एक साथ अर्थ अपने पर घूम रही है और सूरज के साथ घूम रही है, इसे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो आपके लिए कमेंट में एक चीज लिखनी है कि सन के पास घूम रही है उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं या रोटेशन कहते हैं, और अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है उसे रोटेशन कहते हैं या रिवॉल्यूशन कहते हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना, तुम लोग पढ़े लिखे बच्चों, ठीक है। मैनी फिनोमेना, कई तरीके के, इसलिए सूरज, दिन रात, मौसम, सीजन, विंड, ओशियन, ये सब इसी तरीके के मोशन पे डिपेंड होते हैं, यानी रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन पे ही ये सारी चीजें डिपेंड होती है। आगे चलते हैं। रोटेशन क्या होता है? बेसिकली स्पिनिंग होता है, अपने पर घूमना होता है अर्थ का ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि आपको पता है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है। अर्थ अपने पर ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है अपने पास। द एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन। तो सर जिस एक्सिस पे वो घूम रही है, इज इट रियल? क्या ये सच है? नो, दिस इज कंप्लीटली इमेजिनरी। अर्थ के बीच में कोई ऐसा, आप जो ग्लोब देखते हैं, जिस ग्लोब में वो डंडा लगा होता है बीच में, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में लाइन नहीं होती है। सो द टू एंड पॉइंट, यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में जो पॉइंट है वो इमेजिनरी होता है, और ये एक्सिस इन्हीं के बीच से पास करता है, साउथ और नॉर्थ पोल के बीच से ही जो ये पास हो रहा होता है। एंड ध्यान रखना, एक्सिस जो बीच में, एक्सिस मतलब ये जो लाइन है, ये जो बीच की लाइन है, दिस इज कंप्लीटली इमेजिनरी लाइन, सच्चा नहीं होता है। अर्थ को ऐसा कोई बांटने वाला नहीं है। एक्सिस जो होता है वो टिल्ट होता है, 23.5 डिग्री पे आपकी अर्थ जो ऐसे झुकी हुई है। अब इसमें थोड़ा कलाकारी सीखिएगा, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है अर्थ। क्या है? ऐसे थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी टिल्ट है, समझ गए? गोला सीधा है, गोला सीधा है। देखिएगा मैं आपको बताऊंगा, ये लाइन सीधी गई है, ये लाइन भी सीधी चली जाती, बट अर्थ क्या है? 23.5 डिग्री इधर की तरफ झुकी हुई है, इधर ऐसे थोड़ा सा। तो इधर होने से क्या हुआ, अब आपका नॉर्थ पोल किधर हो गया? इधर हो गया। ये लाइन कैसे होगी? फिर ये भी रोटेट हो जाएगा। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था? ये लाइन होनी चाहिए थी इधर, ऐसे सीधी, सीधा चक्र तो ऐसे ही है ना बच्चे। और सीधी लाइन कैसे होनी चाहिए थी? ये वाली ऐसे होनी चाहिए थी, बट ये नहीं है, ये नहीं है मेरे दोस्तों। आपको मैं बता देता हूं किधर गई शेप, शेप शेप शेप। चलिए आ जाइए, मैं गोला ही ले रहा हूं तो प्लीज, ठीक है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, एक्चुअल में लाइन ऐसे होनी थी, थोड़ा दाएं बाएं रहेगा तो फर्क बदल लेते हैं, नहीं तो कच्चा खा जाएंगे मुझे आप लोग, पकाएंगे भी नहीं। ये होनी चाहिए थी, बट हो क्या रहा है? अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है। अब मान लीजिए थोड़ा सा ऐसा टिल्ट, ऐसा ये गया, तो अब क्या हो गया? अब ये ऐसे चला गया, ऐसे, समझ में? थोड़ा सा घूम गया, घूमने से क्या हुआ? 23.5 डिग्री ऐसा टिल्ट है, होना था ऊपर से, यही वो बनाया हुआ है।
यही वो बनाया हुआ है। अब देख लिए 23.5 और 66.5 डिग्री कितना होता है? 60, 70, 80, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का एक साइड होता है, राइट एंगल बनता है कि नहीं बनता है? राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। मैं क्या पढ़ाने लग गया, ज्योग्राफी से मैथ पे आ गया। ये होता है 360 डिग्री हो गया, 90 डिग्री इंटू 4 कितना हो गया बच्चे? 360 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? 360 डिग्री पूरा एक गोला होता है, तो गोला ये भी है। अब क्या होगा, अगर ये 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे से मान लूँ ये 23.5 डिग्री है, तो अगर ये 90 डिग्री का गोला अगर मैं फ्लैटन लूँ ऐसे, ये 90 मान लूँ, तो 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री अगर मैं माइनस कर दूंगा तो बैठेगा क्या? 66.5 डिग्री। यानी जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है? 66.5 है, और ये जो बीच का ये क्या है? 23.5 है। बस यही बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं है, इतना सा कैलकुलेशन है बस। बचा हुआ हिस्सा क्या है? 66.5 है। पूरा एक एंगल क्या होता है? ये 90 डिग्री तो होगा, या अगर ये 23 है तो बचा हुआ क्या है? इतना मैथ नहीं जानते, जानते होंगे। डायरेक्शन बात करें, अर्थ कैसे रोटेट करती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कैसे रोटेट करती है? हमेशा ऐसे यारो याद रखना। बोलेंगे कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, तो ए से बी की तरफ जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं वैसे अर्थ रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। बस 24 घंटे रफ में जो है 23 घंटा 56 मिनट एंड 4 सेकंड कुछ लेती है, इसको हम राउंड ऑफ करके 24 घंटे कर देते हैं। बस ये हो गया। चलिए बताइए कितना टफ है। इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस कितने पे है भाई साहब? आप जानते हैं 23.5 डिग्री पे हो रखी है। अपने इसी एंगल को जो हम क्या कहते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस कहते हैं। 23.5 डिग्री पे यही होता है इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस। स्पीड क्या होती है? इक्वेटर पे स्पीड जो आप चले जाइए चाहे कहीं चले जाइए, स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इक्वेटर पे कितना मिलता है? 1670 पे होती है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। सरकमफ्रेंस कितना? पूरी अर्थ गोल कितनी है? तो वो आप देखेंगे सरकमफ्रेंस कितना है? 40,075 किलोमीटर। अब आपको मैंने बताया था इक्वेटर पे स्पीड ज्यादा रहेगी एंड पोल्स पे घटती जाती है, क्योंकि पोल्स पे आप देखिएगा अर्थ। अब समझते क्या है? समझते ही तो नहीं है, यही तो बात है। ज्योग्राफी को मजाक बना के रखा है, मजाक तो बना के रखा है। अरे हम जो पढ़ा रहे हैं तो मजाक ही रहेगा ना। चलो ऐसे ले लेते हैं, मान लेते ही शेप है, मान लेते हैं यहां देखिए डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा है तो मैं अगर यहां से चलूंगा तो टाइम नहीं लगेगा, तो स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड ऊपर कम लगेगी, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा ना ऊपर। जितना ऊपर जाएगा उतना कवर, यही लिखा है और कुछ नहीं है। चलिए आइए, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट इफेक्ट। रोटेशन की वजह से क्या होते हैं? अब आपको पूछ सकता है पेपर में कि रोटेशन की वजह से क्या हो सकता है? डे एंड नाइट हो सकता है। तो क्या हो सकता है? डे एंड नाइट हो सकता है। ये किस लिए होता है? जब अर्थ अपने रोटेट करती है। रोटेट क्या होता है? ये होता है रोटेट, ये होता है रोटेट, ये होता है रोटेट, अपने पर घूमना। इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ये सूरज है। चलो यार इधर दिखा देते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है? ये सन है, ये अर्थ है। अब मान लीजिए ये अपना 23.5 टिल्ट हो गया, ठीक है। अर्थ इधर झुकी हुई है, तो इधर वाले हिस्से पे क्या होगा? ये नाइट है। इधर हिस्से पे क्या होगा? ये डे है। जो हिस्सा सन के सामने आएगा उस पे डे होगा, जो पीछे होगा वो नाइट होगा। जब ये रोटेट होके आएगा तो इधर दिन होगा, इधर रात हो जाएगी। यही लिखा हुआ है। सो द टाइम व्हेन दैट बिगिंस टू लास्ट कास्ट इट्स लाइट इन द स्काई। पहली बार जब सूरज की रोशनी नजर आती है हमको सुबह के टाइम पे, उसे डॉन कहते होते हैं। इस समय उसके बाद क्या होता है? सूरज फिर दोपहर में आ जाता है। इस समय जो ऑरेंज ऑरेंज लाइट होती है ना, उसे डॉन कहते हैं। उसका बाद आएगा, ऐसा समझ लो, सूरज के धरती के सामने जो पोर्शन होगा इधर दिन होगा, इधर नाइट होगी, ठीक है। एट डस्क इट इज ट्वाइलाइट। शाम के समय आप देखेंगे जब सूरज छुपने को होता है तो उसे डार्क, जब एरिया जाता है उसे डस्क कहते हैं। सूरज उगते हुए समय जो होता है उसे क्या कहते हैं? सूरज उगते हुए समय क्या कहते हैं बेटा? उसे समझिएगा, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। जब सूरज उगता है उसे डॉन कहते हैं। डॉन और डस्क में फर्क होता है। डॉन मॉर्निंग के टाइम, डॉन मॉर्निंग के टाइम दिखेगा, ठीक है। डस्क जो है वो इवनिंग के टाइम पर दिखती है, इवनिंग टाइम पे दिखती है। सो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज नॉट इक्वल एट ऑल प्लेसेस। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इंक्लाइंड एक्सिस की वजह से। अरे जो एंगल की वजह से होता है ना भाई। अब कोई अरुणाचल प्रदेश में खड़ा होकर दिखेगा और जो हमको यहाँ इधर नीचे दिखेगा तो फर्क होगा ना। इस कमरे के माले पर जो ऊपर खड़ा है उसको सूरज पहले नजर आएगा, मुझको कम नजर आएगा बाद में। तो बस यही चीज का फर्क है। दूसरा क्या होता है? सनराइज एंड सनसेट, ये तो बताया एक्सिस के वजह से। सो इट कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की, ये भी होता है। इसका मतलब जब अर्थ का जो पार्ट सन के सामने आएगा, जो पार्ट अर्थ का सन के सामने आएगा, ये वाला आएगा, ये दिन पाएगा। यहां क्या होगा? डे होगा। यहां क्या होगा? नाइट होगा। जब रोटेट होके जाएगी यहां दिन होगा या नाइट होगा। यही सिंपल लिखा है, यही सिंपल लिखा है। कोरियलिस इफेक्ट। अब देखिए कोरियलिस का कैसा है ना कि एक तो पहले ही समझ लीजिए, अपने हाथ को बहुत तेजी तेजी घुमाई तो आपको यहां पे एक फोर्स समझ में आएगी कि एक चीज तो है। आप तेज तेज घूमेंगे, आप ऐसे ऐसे कीजिए, आपको हवा आ रही है। देखिए हवा दिख तो नहीं रही है ना, इफेक्ट तो फील हो रहा है।
इफेक्ट तो फील हो रहा है, ये तेजी तेजी से जो चल रहा है, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए बस। इसका एग्जांपल क्या है, ये वो फोर्स है जो कि अर्थ जो है, कोई भी घूमता हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो आपको एक्सपीरियंस करेगा। एक रोटेटिंग बॉडी, लट्टू देखा, लट्टू घूमता है, उसके आसपास एक फोर्स हवा होती है। सो कोरियोलिस फोर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मूवमेंट ऑफ एयर। एयर कैसे आ रही है, एयर हमको फील कहीं से, तो एयर के मूवमेंट डायरेक्शन कोई तो बदलेगा, पानी का जो डायरेक्शन वही तो बदलेगा ओशन करंट में, वो सब कोरियोलिस फोर्स की होता है। इसी इफेक्ट की वजह से जो विंड और ओशन करंट्स है ये करते हैं मूवमेंट, कैसे, क्लॉकवाइज, एंड आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट। आना होता है, जैसे अभी मान लीजिए ये है, अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, चलिए मैं बना लेता हूं, अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर है, मैं इधर से जा रहा हूं, मुझे जब ऐसे जाना था, मुझे सीधे निकल जाना था हवा को, ये हवा रिफ्लेक्ट होगी लेफ्ट की तरफ इधर, और वो हवा ऊपर से सीधी आनी थी, वो हो गई इधर डिफ्लेक्ट, मतलब सब इधर के उधर जा रहे हैं। तो ये जो सीधी चलती हुई चीज है अचानक से मुड़ गई, तो वो किसकी वजह से हुआ, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से हुआ। तो ध्यान रखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा किस तरह मुड़ेगी, राइट की तरफ मुड़ेगी, और इधर कैसे मुड़ेगी, लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी। देखिए मैं ये खड़ा हूं, अब मान लीजिए आप एक गोले पे खड़े हैं, खुद सजम कीजिए, आप एक गोले पे खड़े हैं, आपके नीचे साउदर्न पोल है, आप ऊपर नॉर्दर्न पोल पे खड़े हैं, नॉर्थ पोल से आप सीधे जा रहे हैं, अब चलते हुए आप राइट डिफ्लेक्ट हो गए, राइट मूवमेंट हो गई। तो कैसे राइट, मतलब ये वाला हाथ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाला हाथ, तो ये क्या से हुआ, कोरियोलिस फोर्स कैसे। नीचे से आइए, अब नीचे आप साउथ पे खड़े, ऊपर नॉर्थ है, तो आप जा रहे हैं, तो आप इधर मूव हो गए, आप लेफ्ट, तो वो किसकी वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अब आप देखिए, किसी भी तरफ जाएंगे, किसी, आप इधर जा रहे थे, जाना तो आपको सीधा चाहिए था, बट आप मुड़ गए इस तरफ, अब ऊपर से आप नीचे आ रहे, मुड़ गए इस तरफ, नीचे से ऊपर जा रहे, मुड़ गए इस तरफ, इधर से आ रहे, हवा मतलब सीधी नहीं आ सकती ड्यू टू द रोटेशन एंड कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरिलेशन फोर्स की वजह से, उसकी वजह से ही हो रहा है। नेक्स्ट इज सन, मून एंड स्टार सीम टू मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, अर्थ मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, बाकी सब मूव कर रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये भी इसी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जानते हैं ना, दूर की फोर्स, जो लट्टू वाली फोर्स थी ना, वो जो दूर बड़े सर्कल बाहर जाके जो लगती है, एक था ऐसे रस्सी चल, ऐसे वो लस्सी बनाते थे गांव में घर वाले, तो ये कौन सी फोर्स थी, पेटल फोर्स, क्योंकि दही कहां जमती है, दही का जो दूध का हिस्सा है वो इस पे जमता है, और फ्यूगल में क्या बोला आपने, रस्सी ली ऐसे हाथ में, तो बाहर पत्थर जो बाहर रोटेट करेगा वो फ्यूगल फोर्स के से। तो ये वो फोर्स है जो आउटवर्ड फोर्स होती है, जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में लगती है, एंड इट ऑलवेज आउटवर्ड की तरफ आपको खींचेगी, अवे फ्रॉम द रोटेशन। आपका ये हाथ रहेगा यहां से, दगा जो है यहां से, तो आपका पत्थर यहां रोटेट करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा। सो द स्पीड ऑफ रोटेशन हैज क्रिएटेड अ, कैसी फोर्स क्रिएट हो गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, बल की शेप बन जाती है, जैसे आपके लट्टू में भी है, जो वो बाहर की तरफ फोर्स होती है, अंदर की तरफ फोर्स नहीं होती है। आगे चलते हैं, रोटेशन कॉजेस डिफरेंस इन टाइम ओवर। बिल्कुल होता है, जब रोटेट करेगा तो जिस हिस्से में सूरज की रोशनी आएगी वहां पे अलग होगा, दूसरी जगह अलग होगा। सो जो डिफरेंस है वो 4 मिनट का आपको जो दिखता है फॉर ईच डिग्री, तो 24 घंटे में आप डिवाइड करेंगे 360 से, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल, रोटेशन कॉजेस डिफरेंस इन टाइम होता है, बस सिंपल ही समझ लेना, इसमें लिखा हुआ भी है, वेरियस प्लेस ऑन अर्थ द डिफरेंस इन टाइम इज 4 मिनट रहता है हर ईच डिग्री में। ध्यान है, 15 डिग्री 60, तो 1 डिग्री 4 मिनट, वही डिफरेंस है। द साइड ऑफ द अर्थ टुवर्ड द साइन, जो सन की तरफ, सूरज की तरफ जो धरती का पोर्शन आएगा उसमें गर्मी रहेगी, क्यों, रोशनी पड़ रही है, और जो दूसरा होगा वहां नहीं रहेगा। ठीक है, सो इस रिस्पेक्ट में क्या हुआ, फायदे होते हैं, जैसे शॉर्ट रोटेशनल पीरियड मेक द वेरिएशन ऑफ टेंपरेचर बिटवीन डे एंड नाइट मॉडरेट। कम समय के लिए धरती जितना जितना रोटेट करती जाएगी, मान लीजिए जैसे चलती जा रही तो थोड़ी थोड़ी गर्मी रहेगी ना, मॉडरेट सन के जो है वो लाइट पड़ेगी, तो उस हिसाब से रहेगा। रोटेशन इन कॉम्बिनेशन विद रिवॉल्यूशन, जब रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, लेंथ, डे, सीजन, ये सब बदल जाते हैं, सीजन बदलते हैं, सर्दी गर्मी ये सब बदलते हैं। रोटेशन रिवॉल्यूशन दोनों होगा तो दिन और रात की दूरी जो होती है, कई बार दिन बड़े रात छोटी, रात बड़ी दिन छोटे, ये भी होते हैं। इफेक्ट ऑफ इंक्लाइंड एक्सिस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड लाइट। अब क्या इफेक्ट होता है झुके हुए एक्सिस का, 23 डिग्री जो झुका हुआ है, ड्यूरेशन डे एंड लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा। सो ड्यूरेशन डे एंड लाइट की एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि अगर बीच में होता तो वो रहती, अगर धरती ऐसे रहती तो होती, बट ये तो झुकी हुई है तो डिग्री एंगल बदलने की वजह से हो गया। द टाइम ऑफ द डे एट एनी प्लेस डिटरमाइंड बाय द हाइट ऑफ द सन इन द स्काई। किसी भी दिन का जो समय है, आप पहले बुजुर्ग होते थे वो कहते थे 12 बजे, कैसे पता चलता, सूरज के उससे सर के ऊपर आ गया तो 12 बज गए, सर के ऊपर आ गए 12 बज गए, घटते हुए पहचान लेते हैं। सो इफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ वाज वर्टिकल इंस्टेड ऑफ इंक्लाइंड, झुकी ना होकर अपनी सीधी सीधी होती, सो क्या होता, सेम टेंपरेचर रहता, बिल्कुल इक्वालिटी हो जाती। एंड इफ द अर्थ डिड नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, अगर सूरज के आसपास नहीं घूमती तो देयर वुड बी नो सीजन भी नहीं होते, क्योंकि रोटेशन से तो डे एंड नाइट चेंज हो गया, सीजन तो जो है रिवॉल्यूशन रोटेशन दोनों के साथ में मिलकर बन रहे, तो ये सब आपको देखने को नहीं मिलते। सो द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन क्या है, वो इलिप्टिक है, जो मैंने आपको बताया ऐसा है, यहां सन होता है, यहां से अर्थ घूम रही होती है। इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द बोथ द अर्थ एंड सन, से इलिप्टिकल हिस्सा जो जाता है, ठीक है, वो रास्ता पास होता है। द अर्थ एक्सिस नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन टू द अर्थ, बट इट इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ 66 डिग्री एंड हाफ।
आप जानते हैं 23 डिग्री पे वो झुकी हुई है, 66.5 पे जो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बनता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो बनता है। परपेंडिकुलर तो नहीं है ना भाई, परपेंडिकुलर आप जानते हो ऐसे तो नहीं है, ये तो झुका हुआ है ना, ये 23 डिग्री झुका हुआ है, 66.5 डिग्री झुका हुआ है। एक्सिस क्या है, देयरफॉर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, 66 डिग्री तो हाफ बचा हुआ है ना, 23 डिग्री झुका हुआ है। क्या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर मतलब ये यही होता है ना भाई, अरे मैथ्स वाले बच्चों जरा मुझे बताना भाई साहब, मुझे पता नहीं, यही होता है ना परपेंडिकुलर, पर ऐसा तो है ही नहीं ना, ये लाइन तो एक्चुअल में हमारी 23.5 डिग्री पे यहां से झुकी है और बचा हुआ एंगल 66.5 है, तो परपेंडिकुलर नहीं होता है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन नहीं है एक्चुअल में, लाइन तो ये है हमारी अर्थ की। ठीक है, आगे चलते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या होता है, इन द कोर्स ऑफ अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन द नॉर्थ पोल रिमेन्स इंक्लाइंड टुवर्ड द सन। नॉर्थ पोल क्या रहता है, सन की तरफ झुका रहता है, साउथ पोल क्या होता है, दूर होता है। अर्थ की पिक्चर देख लीजिए आप, ये ऐसे है, ये नॉर्थ पोल है, ये सूरज की तरफ रह गया, साउथ पोल ये इधर है, ये तो सूरज से बहुत दूर है, यही लिखा है। फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर सिचुएशन रिवर्स होती है, फिर ये सन के पास होता है। देखिए अर्थ में सब कुछ रोटेट होकर आता है। ऑन द अर्थ गिव राइज टू द चेंजिंग सीजन एंड वेरियस लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, इसी वजह से होता है ड्यूरेशन, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, क्योंकि ये तो अपने पे घूमेगी ना, और ये इससे घूम के भी आएगा और इसके चक्कर भी। अब आप सोचो ना, आप किसी के चक्कर घूम रहे हो, अब किसी, ये मेरा वो है, मान लो सन है, तो मैं ऐसे घूमूंगा तो सोचो आप मेरे को क्या होगा, मेरे को तो चारों तरफ से गर्मी और हीट पूरे साल में फील होगा, कभी ना कभी किसी ना किसी पोर्शन में आएगा, यही लिखा हुआ है। टॉपिक, व्हाई डू नॉट फील द मोशंस ऑफ द अर्थ, हम अर्थ के मोशन क्यों नहीं फील करते, अगर फील करने लगे ना तो मर जाएंगे भाई साहब, पूरे दिन यही काउंट करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रोटेशन, रिवोल्यूशन दो चीफ मोशन होते हैं जो अर्थ पे होते हैं। इफ वी वर टू फील दिस मोशन इट वुड मेक लाइफ अनकंफर्टेबल, हम हर समय घूमते ही रहेंगे, हमको लगता है कि जब हम अर्थ पे बैठ के चल रहे होते हैं तो हम कहीं रुक जाते हैं कि अर्थ चल रही है, हम नहीं चल रहे, वैसा समझ रहे थे, समझ रहे ना, तो किस लिए ऐसे ही होता है। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप्स एवरीथिंग अट्रैक्टेड, अटैच्ड या अट्रैक्टेड टू द अर्थ। देखो हम भी घूमते, अर्थ घूम रही है, हम भी घूमते। देखो अगर एक वॉशिंग मशीन को आप रख लो तो उसके अंदर कपड़ा धुलता है, कपड़ा घूमता है, बट अगर वही जो है अर्थ के मैटर में होता है उसमें ग्रेविटी नहीं है, बट अर्थ में क्या है, और अगर ग्रेविटी का मान करूं तो अगर देखो अब कपड़ा तो धुल के कहीं बाहर तो नहीं फेंक जाता, ये भी एक बात है, पर वैसे घूम रहे हैं उसके पास रह रहे हैं। ऐसे अर्थ जब घूमते हैं तो हम भी भाई साहब उछल सकते थे, बट ग्रेविटी ने हमको पकड़ के रखा है और अर्थ जो वो रोटेट और रिवॉल्यूशन दोनों कर रही है। सो इसके वजह से क्या होता है, सब चीज रेस्ट मोशन में होती है, अपना काम कर रही है आराम से। यूजिंग दिस प्रिंसिपल न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बना था कि एक बॉडी को जब तक किसी को धक्का ना मारा जाए, ऐसे ही था ना कुछ, है ना, रेस्ट रिमेन्स रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अनलेस उसको धक्का मार के उसको हिलाया ना जाए। ये पेन है तो इसको धक्का मारा जब जाके चेंज हुआ, वरना ये अपनी जगह पे खड़ा था, तो ऐसे ही है। तो आप भी जगह पे अपने खड़े हो अनलेस अंटिल आपको कोई धक्का ना मारे। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ की बात करें तो अर्थ रिवॉल्व करती है किसके आसपास, सन के आसपास करती है, इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। आगे चलते हैं, अर्थ मूव्स अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में करती है। क्या स्पीड होती है, 1,00,000 किलोमीटर पर आवर। जो अर्थ सन के चक्कर लगाती है 1,00,000 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन इज नॉट एक जैसी नहीं होती है, बिकॉज जब अर्थ क्लोज आती है सन के तो ग्रेविटेशन पुल जो है अर्थ का वो तेजी तेजी मूव कराता है उसको, और व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द सन, दूर जाने से, देखो पास आके जल्दी जल्दी ग्रेविटी की वजह से वो जल्दी जल्दी रोटेट करती है, दूरी में नहीं कर, दूरी में आराम आराम से चल रही होती है, इसलिए स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन भी एक जैसा नहीं होता है। सो व्हेन द अर्थ इज क्लोजर टू द सन ग्रेविटेशन पुल मेक्स द अर्थ मूव फास्टर देन व्हेन इट इज फार अवे, जब दूर हो उससे तेजी से चलती है। So the period taken by the Earth to make one complete round of the Sun is 365 days, 5 hours and 48 minutes and इतना सेकेंड, जिसको हम राउंड ऑफ करके 365 डेज ले लेते हैं। तो लेंथ ऑफ सोलर 1 ईयर कितनी हो गई, 365 डेज हो गई। रिमेनिंग जो 6 हैं, देखो 365 डेज और जो 5 घंटा 48 मिनट 45 सेकंड बचा, इसका मिला के हमने क्या बनाया कि 6 आवर्स एडजस्ट होते हैं हर एक साल, 4 साल में, हर 6 घंटे बनेंगे 4 साल में, तो 1 साल में 6 घंटा, 1 साल में 6 घंटा, 1 साल में 6 घंटे, 1 साल में 6 आवर्स, तो टोटल हो गए 6 आवर्स के कितने पेयर हो गए, 4 हो गए, तो 4 6 24। इसीलिए जो फैब में आपको लीप ईयर नजर आता है एक, वो वहां जाके जुड़ता है। सो व्हेन फैब हैज 29 डेज, इसको लीप ईयर कहते हैं। हैविंग, इसमें कितने दिन होते हैं, 366। नॉर्मली कैलेंडर होता है 365 का, एक दिन आता है जिस दिन 366 डेज होते हैं, क्योंकि जिस दिन ये वाला कॉम्बिनेशन ऐड होके आता है तो कहीं एक दिन तो पड़ेगा। सो द अर्थ एक्सिस ऑलवेज इंक्लिनेड टू द ऑर्बिटल प्लेन एट एंगल कितने पर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ ऑर्बिटल प्लेन कितना होता है, देख लीजिए, इंसिडेंस अलग बन रहा है, ऑर्बिटल अलग चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। 23 डिग्री पे तो इंक्लाइंड एंगल बनता है, जो ऑर्बिटल प्लेन है जो बचा हुआ हिस्सा है वो 66.5 होता है। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट करती है, ये भी हम जानते हैं। इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, रोटेशन हमने पढ़ा था, डे एंड नाइट हमने पढ़ा, बहुत सारी चीजें अभी हम करके आए हैं। रिवॉल्यूशन की वजह से मैंने आपको बताया सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है सीजनल चेंज होता है। व्हेन अ प्लेस, जब किसी जगह को सूरज की सीधी सीधी रोशनी पड़ती है वो जगह गर्म हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पर जो रेज है वो डायरेक्टली उसको एरिया को फोकस कर रही होती है, छोटे से एरिया को।
जब कोई छोटा सा एरिया दूर होता है तो वो जगह पे जो आप समझते हैं कि फिर वो दूर हो तो ठंडा हो जाता है। सो रिवॉल्यूशन की वजह से आपको देखेंगे डिफरेंट सीजन होते हैं, गर्म हो जाता है तो सर्दी आ जाती है, ठंडा हो जाता है तो मतलब गर्म होता है तो गर्मी आ जाती है, ठंडा होता है तो सर्दी आ जाती है। सो रिवॉल्यूशन क्या है, पूरे साल की साइकिल है, एनुअल साइकिल है भाई। ऐसा थोड़ी आज सर्दी आई है, क्या पहले गर्मी नहीं आई थी? आई थी। फिर अब आगे गर्मी नहीं आएंगी? आएंगी। तो रिपीट आफ्टर रिपीट एवरी ईयर होता है। इंक्लेशन ऑफ एक्सिस एंड सीजनल चेंजेस। सो सिंस हम जानते हैं अर्थ जो है 23 डिग्री पे इंटिल्टेड होती है, तो सीजनल चेंजेस भी कोई एकदम से नहीं आते, वो धीरे धीरे रोटेट करते करते रिवॉल्व करते करते आ जाते हैं। पेरीहीलियन एंड एपीलियन आप सभी जानते हैं, मैंने इसको आपको बताया था। ये P है, ये A है, बाकी तो हीलियन मतलब सन होता है, तो P मतलब पास और A मतलब फार हो गया। जब अर्थ सन के पास हो तो पेरीहीलियन उसे कहते हैं, जब अर्थ सन से दूर हो तो उसे एपीलियन कहते हैं। तो देखिए ये इरादा जो है, रास्ता जो है वो इलिप्टिकल होता है। यहां आपका मान लीजिए सन है और यहां मान लीजिए आपकी अर्थ है, तो ये हिस्सा जो सन के पास है तो ये क्या हो गया? पेरीहीलियन हो गया। क्या हो गया? पेरीहीलियन हो गया। ये जो बचा हुआ हिस्सा क्या है वो एपीहीलियन हो गया। ठीक है। सो व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, पोजीशन कहते हैं पेरीहीलियन, दूर हुई तो एपीहीलियन। क्लियर है? आगे चलते हैं। सो एट एपीलियन सन जो है कितना किलोमीटर होता है? 152 होता है। एपीलियन मतलब दूर वाले पे, पेरीलियन पे ज्यादा फर्क नहीं है बट फर्क तो है। तो ये आपके सामने है कि कब सन पास होता है। 3 जनवरी को आपको पेरीलियन बनता है, आपको 3 जुलाई को, 3 जनवरी जे याद रखिए, जून जुलाई अगस्त मत कर लेना कहीं, जून जुलाई नहीं, ऐसे नहीं, जनवरी और जून का, जनवरी और सॉरी जुलाई का। जनवरी मतलब जून तो अब गिन नहीं सकते, देखो क्रिटिक बना लो, जन है तो जून नहीं लेंगे, अब दूसरा लेंगे, जुलाई आता है जैसे, तो 3 जनवरी पेरीलियन और 3 जुलाई जो वो एपीहीलियन हो जाता है, क्योंकि हम एलिप्टिकल ऑर्बिट में चलते हैं। सो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज रीच्ड ऑन अबाउट 3 जनवरी को सबसे हम पास होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरीहीलियन कह रहे हैं, पेरीहीलियन कह रहे हैं। इट इज विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इस समय क्या होगा? विंटर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। व्हेन द टिल्ट मेक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कूल इन विंटर, इट इज कंपैरेटिवली नियरेस्ट टू द सन, हैव्स टू मेक एन साउदर्न हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? समर। देखो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड है तो साउदर्न में क्या होगा? गर्मी। अगर यहां गर्मी होती तो वहां क्या होता? सर्दी होती, क्योंकि एक्सिस तो उल्टा रहेगा ना, घूम के जाएगा तो सही बाद में, मतलब रोटेट तो करेगा ना मौसम एक के तो पीछे। अगर अर्थ में यहां पे गर्मी है, यहां हॉट है, तो यहां क्या होगा? कोल्ड होगा। अगर यहां हॉट होगा तो यहां क्या होगा? कोल्ड होगा। अरे घूम के तो सूरज की बात एक ही बार आएगी। तो 3 जनवरी को हम जो उसे पेरीहीलियन कह देते हैं, 4 जुलाई को हम उसे एपीहीलियन कह देते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? एक बात बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैं तेजी से लग रहा होगा किसी को तेजी से पढ़ा, बट एक्चुअली इसमें कुछ है नहीं। कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, तो आप लोगों को याद रखना है इसको, बहुत सिंपल सा है। आगे चलते हैं। क्रिएशन ऑफ हीट जोन्स। अब हीट जोन समझते हो? हीट जोन मतलब गर्मी वाले इलाके। सुनिएगा, द स्पेरिकल शेप हमारी अर्थ की, अलोंग विथ इट्स मूवमेंट जो अराउंड द सन करती रहती है, हर एंगल पे बदलती है, तो सन की रेस भी अलग अलग तरीके से पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सूरज की किरणें का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग होता है, किसी हिस्से में ज्यादा, किसी हिस्से में कम, क्योंकि देखते दिखाते हैं। देखिए अर्थ की शेप तो ऐसी है ना, अब जो गर्मी यहां पड़ेगी वो गर्मी यहां नहीं है, इसीलिए यहां पे पोलर जोन्स होते हैं, यहां पे पोलर होते हैं। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। धीरे धीरे आप देखोगे टेम्परेट जोन, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, पोलर जोन। क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है सभी लोगों को? तो सबसे पहला होता है टोरिड जोन। टोरिड जोन कहां है बच्चे? इक्वेटर वाला, इसी जोन को कहते हैं। ये 23 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ के बीच में होता है, इसके बीच में होता है, यही लिखा हुआ है। फिर होता है टेम्परेट जोन, 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 तक, 66.5 तक। बस मैं इमेजिनरी कर रहा हूं, मान लीजिएगा ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है, ये 0 डिग्री है। तो ये जो जोन है दिस इज कॉल्ड टोरिड जोन। ठीक है, इसके ऊपर हो गया 66.5, इसके इधर भी हो गया 66.5। तो ये क्या है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसके बीच का टेम्परेट जोन और ऊपर फ्रीज जोन है। क्लियर है?
ये लिखा हुआ है टेम्परेट जोन 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में। उसके बाद तीसरा जो है वो फ्रिजिड जोन है, जो बिल्कुल कूलेस्ट होता है 66.5 से 90 डिग्री के बीच में। मतलब यहां से यहां जो है वो 90 डिग्री जो पोल है यहां तक। आप भी बनाना सीख सकते हैं ड्राइंग, आपको भी आनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए, सभी बच्चों को प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम हर ऐसे होना चाहिए कि किसी को सिखा दो। क्लियर है? आगे चलते हैं। तीनों जोन हमने कर लिए, फ्रिजिड जोन हो गया हमारा। सोल्स्टाइस एंड इक्विनोक्सिस क्या होता है? इक्विनोक्सिस तो मैं बता दें, इक्वल इक्विनोक्सिस, समान डे एंड नाइट। जब वो लाइटेड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो लाइटेड पार्ट है अर्थ का उसे क्या कहते हैं हम? इल्यूमिनेशन कहते हैं। सोल्स्टाइस क्या होता है? 21 जून की बात करें तो अर्थ जो होती है वो उस पोजीशन में होती है जब नॉर्थ पोजीशन जो है, जो नॉर्थ हिस्सा है वो टिल्टेड होता है टुवर्ड सन, मतलब टुवर्ड सन। ये आपका सन है, मान लीजिए अर्थ है, ये टिल्टेड है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और यहां सन है। तो ये जो हिस्सा है वो सोल्स्टाइस वाला हिस्सा, गर्म वाला हिस्सा, और ये तारीख होगी 21 जून को। ऑन दिस डे क्या होगा? सन जो है वो किरणें ओवरहेड, मतलब बिल्कुल सीधे आएंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता है ना, नॉर्थ जोन में होता है, उस जोन पे आएंगे, यानी इस दिन को बोला जाता है समर सोल्स्टाइस, मतलब गर्मी बहुत मिलती है। साउदर्न हेमिस्फीयर इस समय क्या होता है? दूर होता है, इससे यहां क्या होता है? सर्दियां होती है, यहां चल रहा होता है विंटर सोल्स्टाइस। तो 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर सोल्स्टाइस। आपको डेट याद रखनी है, 22 दिसंबर एंड आपका 21 जून। 21 जून समर सोल्स्टाइस, 22 दिसंबर विंटर। जून तो गर्मी होती है, समर सोल्स्टाइस समझ गए ना, गर्मी जून में, सर्दी दिसंबर में। इस दिन को कहा जाता है विंटर सोल्स्टाइस, 22 दिसंबर को। इक्विनॉक्स मतलब ऑन 2 days इन अ ईयर, साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन सूरज की किरणें जो है ना वर्टिकली मिलती है इक्वेटर के ऊपर, और यानी कि अपना 90 डिग्री का अपना पूरा ऐसा सीधा बना लेती है। मान लो ये ऐसा इक्वेटर है और यहां सन हो गया, तो ये जो है 2 बार पड़ता है, एक बार इधर आते वक्त, एक बार इस पोर्शन के लिए और एक बार इस पोर्शन के लिए, तो 2 बार 90 डिग्री एंगल करता है। तो ये दिन कौन से होते हैं? 21 मार्च एंड सितंबर वाला 23 सितंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है? दिन और रात इक्वल होते हैं, डे एंड नाइट बराबर हो जाती है। ऑन मार्च 21 इट इज स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। मार्च 21 में क्या होता है? स्प्रिंग सीजन होता है। स्प्रिंग आता है ना, पतझड़ जैसा मौसम कहते हैं शायद हिंदी में, मुझे पता नहीं है। और नहीं, ऑटमन होता है शायद, ऑटमन, 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 जो भी है, इंग्लिश वाली बात है, तुम लोग समझ सकते हो। माई इंग्लिश नन ऑफ योर इंग्लिश। तो ठीक है। सो द पोजीशन इज रिवर्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, उल्टा हो जाता है। जब यहां जो होता है वो उसका उल्टा है। वहां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी है, यहां गर्मी होगी, वहां गर्मी होगी, यहां सर्दी होगी, यहां स्प्रिंग, वहां स्प्रिंग हो जाएगा, ऐसे सर बदलता रहता है। इक्विनॉक्स एंड सोल्स्टाइस वो पोजीशन होती है अर्थ की जो रिस्पेक्टिवली सन के उस पर बनती है फिक्स डेट पे, यानी 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, ये डेट फिक्स होती है। सो व्हेन इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर होगा। 4 सीजन देखने को मिलते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटमन एंड विंटर सीजन। तो देखो समर का अपोजिट होगा विंटर, एंड स्प्रिंग का अपोजिट चलाता है ऑटमन सीजन। तो ये ही सोल्स्टाइस और इक्विनॉक्सिस वाले दिन पे आपको देखने को मिलता है। 21 जून की बात करते हैं, भरी गर्मी होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर पड़ता है। पहली बात कैसे याद रखेंगे? जून से शुरुआत कर रहे हो, गर्मी की शुरुआत करेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर को पहले प्रायोरिटी देना है। यहां पर जो सन की किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली वर्टिकली मिलती है। ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट जो होती है वो इंक्रीज होती है, 12 घंटे से लेकर 13 घंटे 27 मिनट तक चली जाती है, लगभग यही है, 23 डिग्री नॉर्थ पे, एंड 24 घंटे तक जाएगी और 66 डिग्री, मतलब ऊपर ऊपर जितना बढ़ते जाओगे तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ती जाती है। आर्कटिक सर्कल जो कि पोलर सर्कल की तरफ जब चले जाते ऊपर जाओगे तो वहां पे 24 घंटे तक आपको डे लाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि सूरज के ऊपर ही तो जा रहे हैं, ऊपर वर्टिकली ओवरहेड है ना भाई, वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर से पड़ रही है ना, तो आप ऊपर पहुंचोगे तो आपको पूरे दिन सूरज देखने को मिल जाएगा। नॉर्वे जो है लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो झुंड बना के नॉर्वे की तरफ जाते हैं इस फिनोमेना को देखने के, पूरे दिन कैसे निकलता है। सो दिस कंटिन्यूज फॉर हमने 3 महीने तक ऐसा रहता है जब ऑटमन इक्विनॉक्स रहता है। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विंटर होता है, क्योंकि समर अगर नॉर्थ में है तो विंटर क्या होगा? साउथ में रहेगा। जून 21 के बाद क्या होगा? धीरे धीरे आपको जो है वो डिक्रीज टेम्परेचर मिलेगा, 12 घंटे से जो वो और घटते घटते दिन चले जाते हैं। मैक्सिमम जो पोजीशन चली जाती है वो 21 दिसंबर, सर्दी के वहां तक मौसम तक वो पहुंच लेती है। बात करते हैं 23 सितंबर की। 23 सितंबर आप पढ़ के आए थे भी, यहां पर भी सन वर्टिकली ओवरहेड होता है इक्वेटर पे, एंड जो दिन और रात होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि इक्विनॉक्स का टाइम है। यहां पे ऑटमन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, स्प्रिंग होता है साउदर्न में। उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा स्प्रिंग, साउथ में हो जाएगा ऑटमन सीजन हो जाएगा। तो 23 सितंबर को ड्यूरेशन जो सनलाइट की होती है वो 12 घंटे की होती है। कहीं भी चले जाना, किसी भी इलाके में आप अर्थ के चले जाना। 22 दिसंबर सर्दी की बात करें तो यहां पर सर्दी कहां होंगी? सोचो, अगर वो विंटर था तो 22 दिसंबर में सर्दी किधर होंगी? तो भाई साहब आपको पहुंचने को अब मिल जाएंगी। तो सुनिएगा जरा ध्यान से। साउदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन हो जाता है। इट एक्सपीरियंस समर, साउथ में समर आ जाता है। सो एरियाज बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल, वहां पे 24 घंटे की डाइट बढ़ती है, वहां पे आर्कटिक में थी। अब साउदर्न की बात करें, दिसंबर आ गया, वो जून था जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, अब दिसंबर है तो फिर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें। सो बीइंग अ वाटर हेमिस्फीयर, अर्थ पे है, स्पेक्टेकल ऑफ द मिडनाइट सन, तो मोर
इंक्रीजिंग इंटरेस्टिंग इज कन्फाइंड टू नेविगेटर्स ओनली, मतलब ये तो कोई ज्यादा वो नहीं है। साउदर्न पोलर रीजन है 24 डे ऑफ लाइट मिल जाती है, कॉन्टिनेंट में कई दिन रहती है, जैसे नॉर्थ में रही थी। सो इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि अब यहां पर सूरज की किरणें सामने है। जब सूरज समय के मतलब साउदर्न के सामने था तो साउदर्न गर्म होगा, नॉर्दर्न के सामने था नॉर्दर्न गर्म होगा। तो अब अगर साउदर्न में समर है तो नॉर्दर्न में क्या होगा? विंटर होगा। 21 जून में क्या हो रहा था? उल्टा हो रहा था। आगे चलते हैं, पोजीशन 21 मार्च, अभी ऑटोमन पढ़ के आए हैं। अब आ जाइए, आफ्टर 22 दिसंबर के बाद सन जो है बिगिन करता है एक बार फिर से मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जा रहा होता है, ऐसे धीरे धीरे पोजीशन बनती है। तो सन रेज अगेन वर्टिकली इक्वेटर पे आएंगी। सो ऑन दिस डे क्या होगा? सारे जगह पर इक्वल डे नाइट होती है, क्योंकि क्या बात है, ये इक्विनॉक्स का दिन है, डे नाइट आर इक्वल। सो रिपीट पोजीशन है 23 सितंबर वाली, बस फर्क क्या होता है, जब वहां पे ऑटोमन था, यहां पे स्प्रिंग था, यहां पे स्प्रिंग है, वहां ऑटोमन हो जाएगा, ऐसे चल रहा है। तो इस पीरियड में क्या होगा? अब नॉर्दर्न में स्प्रिंग हो जाएगा, पहले साउथ में स्प्रिंग था और साउदर्न में पहले स्प्रिंग था, तो यहां ऑटोमन हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, मैंने बताया ना, स्प्रिंग, ऑटोमन, समर, विंटर। अगर नॉर्थ में ये है तो साउदर्न में ये होगा, अगर साउदर्न में ये है तो नॉर्दर्न में ये होगा, अगर नॉर्दर्न में ये है साउदर्न में ये होगा, अगर साउदर्न में ये है नॉर्दर्न में ये होगा, बस अपोजिट चलना है, तो वो आपको याद रखना है। सो इट इज क्लियर दैट देयर आर जनरली सीजन्स चलते हैं, पोल्स इक्वेटर से लेकर पोल्स तक जाते हैं। वेरिएशन क्यों आ रही है? क्योंकि हीट जो जिस तरीके से अर्थ के पास सूरज की आ रही है उसी वजह से जो है आ रहा है। ये डिपेंड्स करता है कि इंक्लिनेशन किस साइड पे है। सो ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सन जो होता है अपने एक लेवल से नीचे होता है, सो हमें एक जो है धीमी धीमी सी उजाला दिखता है, जिसमें आपको डॉन एंड डस्क जो फीलिंग था वो आती है। सो मच ऑफ दिस लाइट इज अ रिफ्लेक्शन बाय द, क्यों आती है नजर वो लाइट हमको? देखो आप यहाँ खड़े, यहाँ पहाड़ी है, यहाँ आपको ऑरेंज ऑरेंज सा नजर आएगा, वो क्यों नजर आ रहा है? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन बाय द क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो उसको रिफ्लेक्शन बनाते हैं। सूरज नीचे ही होता है, वो चमक रहे होते हैं तो हमको लगता है कि ऊपर आने वाला है। सो दिस पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिटवीन सनराइज एंड कंप्लीट डार्कनेस इज कॉल्ड डस्क और ट्वाइलाइट। डस्क और ट्वाइलाइट क्या है? जब सूरज बैठने को होता है, अंधेरा होता है ना, उसे डस्क कहते हैं। और डॉन क्या होता है? शुरुआत का, जब उग रहा होता है, जब उग रहा होता है। सो डस्क ऑन डिनो फिलोमिना जो है मोर इन टेम्परेट एरिया में ज्यादा होता है। ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट जो है कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन सीजन पे ये पड़ता है। ट्वाइलाइट समझ गए ना? सो ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट इज लार्ज बियॉन्ड द 50 डिग्री लैटिट्यूड एंड पोलर रीजंस, हाइलाइट्स इट लास्ट फॉर एज मच एज 7 वीक्स स्ट्रेच। जितना ऊपर जाते जाओगे उतना उजाला आपको पूरे दिन मिलेगा, क्योंकि सूरज ऊपर ही आपको वर्टिकली ओवरहेड आपको दिखता हुआ मिल जाएगा। जैसे ये है, जितना आप जाएंगे ऊपर, अब यहाँ एक ट्वाइलाइट है, आप ऊपर जाइए और आपको दिन ज्यादा दिखने को मिलेगा। ट्वाइलाइट जो है सन पे कंटिन्यू करती है 18 डिग्री के बाद भी, बिलो द होरिजन है ना, बिलो द होरिजन आपको मिल जाएगी। सो दैट समझ गए ना, ट्वाइलाइट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सन इज 18 डिग्री बिलो द होरिजन। तो कब तक राइट रहेगी? जब तक सन जो है 18 डिग्री नीचे रहेगा अपने लेवल से। होराइजन मतलब ये लेवल, ठीक है, उसके ऊपर नीचे ट्वाइलाइट, उसके ऊपर दिन, फिर उसके ऊपर तो और दिन, ठीक है। तो इट ड्यूरेशन कितनी होती है ट्वाइलाइट की भाई साहब? 18 डिग्री होरिजन से 1 घंटा 12 मिनट की होती है इक्वेटर पे। इट गोज ऑन इंक्रीजिंग हो जाएगी जैसे हम पोल की तरफ जाते जाएंगे, मैंने आपको बताया ऊपर जाते लाइट आती जाएगी। एट द पोल ड्यूरेशन हो जाती है 50 दिन की, घंटों से बदल गई दिन में। ड्यूरिंग द 3 मंथ्स ऑफ ऑल्टरनेट सीजन में यही चल रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? क्यों? बिकॉज विच द रिफ्लेक्टिव लाइट रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज शॉर्ट एज द सन राइज एंड सनसेट इन द वर्टिकल पाथ देयर। तो जो ऊपर उगना और बैठना है इक्वेटर से, वो दूरी डिस्टेंस जो हो जाता है उसकी वजह से ही फर्क आता है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल है ये लाइन, अगर नहीं समझ में आएगी तो कोई बात नहीं, सिंपल है। देखो वैसे क्यों हो रहा है? क्योंकि द पीरियड ड्यूरिंग विच द रिफ्रैक्टेड लाइट जो रिफ्रैक्ट होकर आ रही है इज रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज शॉर्ट, इक्वेटर पे जो आई थी वो कम थी, देन द सन राइज एंड सन सेट्स इन द वर्टिकल पाथ देयर, इसी वजह से थी, और ऊपर जाके वो बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड जब टेम्परेट ऊपरी इलाकों में आप जाएंगे, रिफ्रैक्टेड लाइट लॉन्गर हो जाती है इक्वेटर के मुकाबले, इट इज मच लॉन्गर एट द पोल्स पे और ज्यादा हो जाती है, इसलिए विंटर में आप देखेंगे आपको डार्कनेस देखने को मिलती है, देयर इज ओनली ट्वाइलाइट हो रही होती है। 4 सीजन है, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटमन। 4 सीजन है, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटमन। ट्वाइलाइट इन हाई एंड लो लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड एंड हाई लैटिट्यूड समझ गए? ये लो लैटिट्यूड है, ये हाई लैटिट्यूड है, इक्वेटर लो लैटिट्यूड। इट इज क्लियर दैट देयर आर जनरली ग्रेट सीजन कॉन्ट्रास्ट होते हैं। एज हम मूव करें इक्वेटर टू पोल्स, हमको सीजन देखने को मिल जाते हैं। द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, यानी टेम्परेट पे, ट्रॉपिकल पे, पोल्स पे, ड्यूरिंग द ईयर डिपेंड अपॉन द इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज। किस जगह पे कितनी सन की रेज इंक्लाइंड है, 23 डिग्री पे खड़े हैं, 66 डिग्री खड़े हैं, 90 डिग्री, उसी हिसाब से वैल्यू पता चलती है। आप कह सकते हैं टेम्परेट पे खड़े हैं, ट्रॉपिकल पे खड़े हैं, इक्वेटर पे खड़े हैं। The difference though is best explained the vertical and slanting rays of the sun during sunrise and sunset. The sun is below the horizon. Horizon मतलब एक आंखों का एक लेवल होता है, देखो एक मतलब आंखों का लेवल है कि इमेजिन कर लो आंखों के लेवल है, उससे नीचे सूरज है, आपको ऑरेंज ऑरेंज नजर आ रहा है तो उससे नीचे है। सो होरिजन वी एक्सपीरियंस अ डिफ्यूज लाइट, डिफ्यूज मतलब मध्यम सी लाइट मिलती है, पूरी तरीके से रोशनी नहीं मिलती। एंड मच ऑफ दिस लाइट रिफ्लेक्शन होती है, वो किसकी वजह से होती है? क्लाउड एंड डस्ट पार्ट की वजह से
आपको नजर आएगी, जैसे ये होता है और ये होता है, ये सुबह का है, ये शाम का है। सो द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिटवीन द डस्क एंड इज कॉल्ड डस्क और ट्वाइलाइट। आई थिंक ये रिपीट है बट मैंने फिर भी इसको बता दिया है। तो डस्क एंड डॉन का जो फिनोमेना सबसे ज्यादा कहां एक्सपीरियंस होता है? टेम्परेट एरिया में, तो इक्वेटर में नहीं होता है। पेपर में आ सकता है कि मोर एक्सपीरियंस एट वर्ल्ड वेयर ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट इज कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस ऑफ सीजन होता है। फिर 50 डिग्री के बाद जो है आपको दिखेगा ट्वाइलाइट में जो वो इंक्रीज स्ट्रेचिंग देखने को मिल जाती है। तो ये एक सिंपल है, आप समझ सकते हैं। ट्वाइलाइट की ड्यूरेशन इक्वेटर पे 1 आवर की होती है, पोल्स पे जाके बढ़ जाती है वो 50, और जो आपको पता है कि मैंने बताया 50 डिग्री के बाद बढ़ता जाएगा। इट इज मच लॉन्गर एट द पोल्स, दैट इज वाई द विंटर डार्कनेस होते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैंने आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी अपना सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। आप जब इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। इस चैप्टर को टॉपिक को बहुत आसान से, कुछ स्लाइडें लास्ट में मैं आपको पहले बता दूं रिपीटेड थी, ज्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत सिंपल सा है। जो नॉर्थ में हो रहा है उसका अपोजिट साउथ में होगा, जिस समय साउथ में होगा उस समय नॉर्थ में होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।